गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो सुबह सुबह एक बार फिर मुझे आपके साथ लाइव होने का अवसर मिल रहा है साथियों। और पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में एडिशनल क्या है, पॉलिटी में स्पेशल क्या है, पॉलिटी से रिलेटेड प्रीवियस पेपर्स में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, कैसे प्रश्न बन सकते हैं और आपकी समस्या क्या है। इन 5 थीम पर हम काम कर रहे हैं। एडिशनल, स्पेशल, प्रीवियस पेपर, आगे कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, साथ ही साथ करंट से रिलेटेड बातें भी करनी है और आपकी समस्याओं का समाधान भी करना है। संवाद वाली इस क्लास में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या बात है, क्या बात है। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात साथियों। एकदम से आपका स्वागत है और हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है भारत का संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आपका स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि कई बार आपको कहा गया साथियों, ये जो क्लास है ये क्लास है सिविल सर्विस के लिए, ये जो क्लास है ये क्लास है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए, ये क्लास है यूपी पीसीएस के लिए, ये क्लास है यूपी के में हमारे भाई बंधु, हमारे ऐसे अभ्यर्थी जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास है, ये क्लास है सीजीएल के लिए, ये क्लास है फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड पेपर के लिए, पीजीटी सर्विसेज के लिए, यूपीआरओ के लिए। इन लोगों को ध्यान में रखकर ये क्लास रखी है साथियों। तो शुभम जी कह रहे हैं आपका इंतजार है, तो मुझे भी आपका इंतजार है साथियों। जितना इंतजार आपको रहता है उससे 4 गुना ज्यादा इंतजार मुझे आपका रहता है, क्योंकि आप है उसकी वजह से हम हैं। आप तो, आपसे मिलना, आपसे बातें करना ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर में जाकर आराधना करना। आप किसी भी तरह से कम नहीं है, विद्यार्थी हमारे लिए भगवान है। तो साथियों स्वागत, अभिनंदन। और संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास टॉपिक हम प्रारंभ कर चुके हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। संवैधानिक इतिहास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री साथियों, इसी बात को आज आगे ले जाते हैं। तो हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लिखेंगे, यस ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, लिखना भी है। प्रीवियस पेपर्स के प्रश्न भी चर्चा करेंगे। राजस्थान एसआई के लिए भी है। एसआई चाहे यूपी का हो चाहे अमेरिका का एसआई हो, सबके एसआई के लिए तो ये सिलेबस कवर होता ही होता है। सबके कमेंट शो हो रहे हैं सुरभि जी, आप चिंता मत कीजिएगा, आप मेरे साथ हैं। क्या बात है, क्या बात है, आनंद आ जाता है, ऐसा मेरा मित्र कह रहे हैं। तो 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को प्रारंभ करता हूं साथियों। मुश्किलों से जो डरते हैं वो वाली बात कल मैंने आपको कही थी। आज 2 नई पंक्तियां। बुझी समा फिर से जल सकती है, बुझी समा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान से गुजर सकती है। बुझी समा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान से गुजर सकती है। हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, मायूस ना हो, तेरी तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। हिम्मत ना हार, मायूस ना हो, तेरी तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। साथियों कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करेंगे, हम अपनी तकदीर बदलेंगे और अपने माता पिता, अपने परिवारजन और जो भी हमसे अपेक्षा करते हैं उन सब का सपना हम पूरा करने वाले हैं। तो स्वागत। संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास में जो कुछ हम पढ़ चुके हैं वो सारे प्रश्न आप लोगों के हमने डिस्कशन कर लिए थे साथियों। अब आप लोगों के लगातार मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा, हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। प्रश्न का लेवल होना चाहिए, नोट्स भी लिखवाएंगे, चिंता ना करें। संवैधानिक इतिहास में साथियों आज हम पढ़ना चाहते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम। यहां से साथियों बात को प्रारंभ कर रहे हैं। सर मुझे एक बार अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अरे विवेक जी, सब आप छोटे भाई बहन हैं, आप आशीर्वाद नहीं है, आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हम तो कंधे से कंधे मिलाकर मेहनत करेंगे, यस, और सक्सेस अपने को हासिल करनी है, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1858, यहां से अपनी बात को आज प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, क्या प्रश्न बने उस पर चर्चा करेंगे। तो अब अभिवादन का सिलसिला खत्म, बात करें। चलिए साथियों इस अधिनियम की सबसे बड़ी खासियत, ऐसा भी तो प्रश्न आता है
क्योंकि जिस लेवल के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आजकल इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाने लग गए। कौन से? एक तो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई इनमें से कौन कौन सी विशेषता है, प्रश्न आगे भी आ सकता है। कौन सा प्रश्न? सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है, तो सबसे मुख्य विशेषता कौन सी, ऐसे प्रश्न बनते हैं। जैसे साथियों हम लोग पढ़ते हैं संसद के कार्य, कानून का निर्माण करना, बजट पारित करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करना, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रपति को हटाना, महाभियोग के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन भाई देव साथियों कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो संसद का मुख्य कार्य कौन सा है, तो अपने को ये बातें भी साथियों पता होनी चाहिए। जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि सर चार्टर एक्ट क्यों नहीं पढ़ा रहे, मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं साथियों, मैंने जिन एग्जाम्स के नाम आपके सामने बोले उन सारे एग्जाम्स का सिलेबस हमने सामने रखा, कॉमन सिलेबस बनाया, और वो सिलेबस जो है 1919 के अधिनियम से प्रारंभ होता है। 1935 का अधिनियम पढ़ना होता है साथियों। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि 1919 और 1935 का अधिनियम समझने के लिए पहले का थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है। तो अभी जो बातें आप लोगों के सामने रखी जा रही है वो वाकई में अगर ढंग से देखा जाए तो आपके इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसका बैकग्राउंड तैयार किए बिना 1919 और 1935 का अधिनियम साथियों समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने आप लोगों से चार्टर एक्ट पर चर्चा तो की है लेकिन विस्तार से चर्चा नहीं की है। वनपाल के लिए ये क्लास नहीं है, मैं एग्जैक्टली बता चुका हूं कि किस किस के लिए है। मैं एक बार वापस बोल दूं क्या? आरएस प्री वालों के लिए है, यूपीपीसीएस के लिए है, यूपी आरओ के लिए है, यूपी एआरओ के लिए है, राजस्थान एसआई के लिए है, यूपी एसआई के लिए है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए है, फर्स्ट ग्रेड के लिए है, फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर उसके लिए है, पीजीटी सर्विसेज के लिए है, ये इन लोगों के लिए है। तो प्लीज आप अपना जो प्रश्न है उसी हिसाब से पूछिएगा। भारत शासन अधिनियम साथियों, सबसे बड़ी विशेषता नोट कर लीजिए, डायरी और पेन साथ में है कि नहीं है तो नोट करिएगा। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। ठीक है, एक बार लिख लीजिएगा वापस, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ एवं भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश महारानी कौन थी? महारानी जल्दी से बताइए उस समय। ब्रिटिश महारानी के अधीन कर दी गई। ब्रिटिश महारानी के अधीन कर दी गई, ये तो है पहला पॉइंट साथियों। ब्रिटिश महारानी के अधीन कर दी गई। ठीक है। सबसे बड़ा परिवर्तन 1857 की क्रांति के बाद जो ये एक्ट बना 1858 का, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। यानी ब्रिटिश महारानी और भारत की जनता के बीच में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब चली गई। भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। विक्टोरिया, सही बताया संतोष चौधरी जी ने, प्रमोद जी ने, पूनम जी ने, सब ने सही बताया। महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की महारानी थी, एकदम सही बात है साथियों। एक बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा, ये लाइन जब से हम लोगों ने जीके पढ़ना शुरू किया तब से लिखते रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। बड़ा अच्छा प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न आएगा? सीधा प्रश्न आएगा, भारत पर ब्रिटिश संसद का या ब्रिटिश महारानी का प्रत्यक्ष नियंत्रण कब स्थापित हुआ? यह बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है साथियों। मैंने एक नई भाषा में प्रश्न आपके सामने में रखा। मैंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, भारत का शासन ब्रिटिश महारानी ने अपने हाथ में ले लिया, और यहीं से और इसी अधिनियम से भारत पर ब्रिटेन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश महारानी का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। तो सरिता देवी जी, अमित शाह जी, कृष्ण यादव जी, मनमोहन जी, मोहन राम जी, जो भी विक्टोरिया कह रहे हैं वो एकदम सही है। उस समय विक्टोरिया ही ब्रिटेन की महारानी थी। लेकिन दूसरा प्रश्न मैंने क्या पूछा?
भारत पर ब्रिटेन का सीधा यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण कब स्थापित हुआ? तो लोकेश जी ने जवाब दिया, सुलोचना जी ने जवाब दिया, विष्णु जी ने जवाब दिया 1858 एकदम सही है। 1858 एकदम सही है साथियों। तो आप नोट डाल के लिख दीजिएगा 1858 से ही, नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिए 1858 से ब्रिटेन का भारत पर प्रत्यक्ष, ये शब्द लिख दीजिएगा, क्या पता कैसा प्रश्न बन जाए, प्रत्यक्ष यानी सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ, सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है साथियों, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, संपत राज जी, मैना जी, ताराचंद जी, प्रद्युमन जी, जिन्होंने भी 1858 आंसर दिया वो एकदम सही है। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? ये प्रत्यक्ष नियंत्रण का क्या मतलब है साथियों? 1858 के एक्ट बनने से पहले भारत की जनता और ब्रिटिश महारानी के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। भारत पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हटी, भारत पर सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई नहीं, आंसर चेंज हो जाएगा साथियों, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रत्यक्ष नियंत्रण 1858 से प्रारंभ हुआ, याद रहेगा। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात जानने से पहले साथियों, ये जो एक्ट है इसका नाम है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, बड़े अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। ये अधिनियम भारत में 1 नवंबर 1858 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 1858 को लागू हुआ था। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या पता कैसे प्रश्न बन जाए। इससे भी अच्छा ये जो अधिनियम है जिसका नाम भारत शासन अधिनियम है, मालूम है इस अधिनियम का पूरा नाम क्या था? इस अधिनियम का पूरा नाम क्या था? एक्ट फॉर द, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम था। ये जरूर लिखिएगा, ये जरूर लिखिएगा साथियों, मैं इसको समझाऊंगा भी। अभिषेक जी कह रहे हैं एक्ट क्या होता है? अरे भाई, संसद के द्वारा जो विधि बनाई जाती है उसे हम लोग एक्ट कहते हैं। अभिषेक जी ऐसे कैसे चलेगा? कौशलेंद्र जी 1 नवंबर 1858 एकदम बात सही है। यस, विजय कुमार जी एकदम बात सही है। जरा देखिएगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है साथियों कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या था? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस एक्ट का पूरा नाम था। मैं आपको क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूं। ये देखिए साथियों, शब्द लिखा हुआ है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इस एक्ट का पूरा नाम था। गोपाल कुमार जी सही कह रहे हैं। ठीक है साथियों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसका नाम एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नाम दिया? साथियों 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो लॉर्ड कैनिंग उस समय 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1848 से 1854 के बीच लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी के समय ऐसी कई सारी नीतियां बनाई गई जिससे भारत की जनता में आक्रोश था। राजा महाराजा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरीके से बहुत नाराज थे। उनकी नाराजगी को दूर करने, भारत की जनता की नाराजगी को दूर करने के लिए हमें यह बताया गया कि बेटर गवर्नमेंट, अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं हम, सुशासन स्थापित करना चाहते हैं हम, इसलिए यह एक्ट बनाया गया। ठीक है साथियों, तो इस एक्ट का नाम क्या था? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रहेगा, ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ही है। ज्योति जी आप एकदम सही कह रहे हैं, वनपाल के लिए ये क्लास नहीं है मेरे भाइयों, क्यों आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहली बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद मैं इस एक्ट का ओरिजिनल
जो नाम था, पूरा जो नाम था वो भी आपको समझ में आ गया। लागू कब हुआ, 1 नवंबर 1858, ये भी आपको समझ में आ गया। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, एकदम ध्यान रखना। फिर देखिए साथियों, इस एक्ट से और क्या हुआ जहां से प्रश्न बन सकते हैं। एक बड़ा परिवर्तन आया साथियों, और बड़ा परिवर्तन क्या आया, गवर्नर जनरल। अब चूंकि ये ऊंचे लेवल की क्लास है, इसलिए आपको कारण समेत मालूम होना चाहिए। गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया, गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा आप, गवर्नर जनरल का पद नाम बदल दिया गया साथियों, और पद नाम क्या किया गया, वाइसराय किया गया। कुछ किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। जी नहीं, गवर्नर जनरल का पद समाप्त नहीं किया गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर क्या किया गया, वाइसराय किया गया। चूंकि साथियों आप एक बहुत ऊंचे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कम से कम एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, क्योंकि कथन और कारण में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वाइसराय क्यों किया गया, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय क्यों किया गया, इसका मैं कारण बता रहा हूं साथियों। ये भारत आजादी से पहले तक 1947 तक भारत दो भागों में विभाजित था। एक ऐसा भारत जहां पर अंग्रेज डायरेक्टली शासन करते थे, जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, उसे अंग्रेज भारत कहते थे। और एक ऐसा भारत जहां राजा महाराजा शासन करते थे, जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन नहीं था, जहां अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, उसे क्या कहा जाता था, देशी भारत कहा जाता था। ठीक साथियों, 1848 से लगाकर 1854 के बीच लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे, और उनकी गोद निषेध नीति की वजह से राजा महाराजा में बड़ी नाराजगी थी। 1857 की क्रांति को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा साथियों कि कई सारे राजा महाराजाओं ने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 1857 की जब क्रांति हुई तो इंग्लैंड में बैठकर अंग्रेजों ने इस बात पर विचार किया कि ऐसे कैसे हो गया कि जो राजा महाराजा हमारे मित्र थे, वो राजा महाराजा हमसे नाराज कैसे हो गए। तो नाराजगी पूछी गई तो उन्होंने कहा हमको इस गवर्नर जनरल से नाराजगी है, ये गवर्नर जनरल हमारे राज्य हड़पता है, हम गवर्नर जनरल से बात नहीं करना चाहते, हम डायरेक्ट ब्रिटिश महारानी से बात करना चाहते हैं। तो ब्रिटिश महारानी से बात करने के लिए ब्रिटिश महारानी के प्रतिनिधि के रूप में एक नया पद सृजित किया गया साथियों, जिसे कहा गया वाइसराय। गवर्नर जनरल का जो नाम था उसको बदलकर वाइसराय किसके लिए कर दिया गया, देसी भारत के लिए कर दिया गया। देसी भारत में यही गवर्नर जनरल वाइसराय के नाम से जाना जाता था। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि नया पद सृजित किया गया। यह गवर्नर जनरल अंग्रेज भारत में अगर कहीं जाता तो ये गवर्नर जनरल कहलाता, जैसे बॉम्बे में जाता, जैसे मद्रास में जाता, जैसे कलकत्ता में जाता, जैसे बंगाल में जाता, तो उसे गवर्नर जनरल ही कहा जाता था। लेकिन अगर कोई बिहार में, छत्तीसगढ़ में, यूपी की, राजस्थान की किसी देशी रियासत में अगर वो दौरा करता तो उसी गवर्नर जनरल को क्या कहा जाता, वाइसराय कहा जाता साथियों। तो गवर्नर जनरल और वाइसराय एक ही है, पद नाम बदला गया। आप यूं भी कह दीजिए कि वाइसराय नाम का नया पद सृजित किया गया, लेकिन किसके लिए, देसी भारत के लिए। देसी भारत के लिए वाइसराय नाम का नया पद है। जबकि बेसिक बात यह है कि गवर्नर जनरल का नाम ही बदलकर क्या किया गया, वाइसराय किया गया साथियों। मेरी बात समझ रहे हैं साथियों। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, और 1858 का जब एक्ट बन रहा था उस समय भी वो भारत के गवर्नर जनरल थे। इस वजह से भारत के प्रथम वाइसराय भी कौन कहलाएंगे, लॉर्ड कैनिंग ही कहलाएंगे। लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वाइसराय कहलाएंगे। जेठाराम जी का प्रश्न है, सर गवर्नर जनरल और वाइसराय में क्या अंतर है। देखिए जेठाराम जी, अच्छा प्रश्न है आपका। गवर्नर जनरल और वाइसराय में कोई अंतर नहीं है। वाइसराय जो है वो ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि है।
गवर्नर जनरल ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि नहीं है। हालांकि ब्रिटिश महारानी ही गवर्नर जनरल की नियुक्ति करती थी, वो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि था गवर्नर जनरल, जबकि वायसराय ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि था। राजा महाराजाओं ने साफ कह दिया कि हम गवर्नर जनरल की बात नहीं मानेंगे, हम तो ब्रिटेन की महारानी की बात मानेंगे और ब्रिटेन की महारानी से हमारा सीधा संपर्क होगा। तो ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधित्व करने के लिए देसी भारत में जो सबसे बड़ा पदाधिकारी नियुक्त किया गया उसी को कहते हैं वायसराय। लेकिन मैंने कहा गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों क्या थे, एक ही थे, पद नाम बदला गया। आप ये कह सकते हैं कि देसी भारत के लिए जरूर ये एक नया पद था। 1858 से पहले देसी रियासतें भी सीधा गवर्नर जनरल के अधीन ही थी, लेकिन 1857 की क्रांति की वजह से राजा महाराजाओं में हुई नाराजगी को दूर करने के लिए देसी रियासतों के लिए एक नया पद, जबकि वास्तव में पद नया नहीं था, गवर्नर जनरल का नाम ही क्या किया गया साथियों, बदला गया, वायसराय कर दिया गया। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए, ये सब बातें आपको मालूम होना चाहिए। तो वायसराय हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बन गए। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बात समझ में आ गई? यहां तक साथियों बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। रंजन गुजर साहब कह रहे हैं कि दोनों के कार्य सेम ही है क्या? देखिए, दोनों के कार्य सेम है, लेकिन गवर्नर जनरल जो है उसका संबंध ब्रिटिश भारत से है और वायसराय जो है उसका संबंध देसी रियासतों से है, देसी भारत से है। दोनों भले ही इंग्लैंड सरकार के लिए और ब्रिटिश महारानी के लिए काम करते हो, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। भले ही व्यक्ति एक हो, लेकिन दोनों को अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर पुकारा जाता था। रूपाराम जी चौरसिया साहब कह रहे हैं कि इसको रोकिएगा, रूपाराम जी को रोकिएगा। रूपाराम जी प्रश्न कर रहे हैं कि सर क्या कैनिंग को अंतिम गवर्नर जनरल कह सकते हैं? जी नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा रूपाराम जी। देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने ऐसा नहीं कहा। गवर्नर जनरल का पद समाप्त थोड़ी किया गया। मेरी बात को सुनिए। रूपम चौरसिया क्या प्रश्न है? गवर्नर जनरल का पद समाप्त नहीं किया गया, गवर्नर जनरल का पद बकायदा रखा गया, नाम चेंज किया गया। गवर्नर जनरल भी था, वायसराय भी था। गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत में, वायसराय देशी भारत में। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल कैसे हो सकते हैं? फिर अभी मार्ले मिंटो अधिनियम पढ़ेंगे तब हम कहेंगे मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे, तो अंतिम कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए ध्यान रखिएगा साथियों, पद समाप्त नहीं किया गया था। आपको मेरी बात समझ में आई? सर सबको लॉर्ड क्यों कहते हैं? अरे लॉर्ड, इंग्लैंड में जो संसद है, ध्यान से सुनिए, इंग्लैंड में जो संसद है उसके दो हाउस हैं, दो सदन है। एक हाउस ऑफ कॉमन्स है जिसे कॉमन सभा कहते हैं, दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड है जिसे लॉर्ड सभा कहते हैं। जो लोग लॉर्ड सभा के मेंबर रहे हैं उन्हें लॉर्ड कहा जाता है। लॉर्ड वहां पर उपाधि है। आप समझ रहे हैं? हमारे यहां पर सबको श्री कहा जाता है, तो श्री हमारे यहां रेस्पेक्ट का शब्द है, उसी प्रकार से लॉर्ड वहां की उपाधि है साथियों। ठीक, आगे बढ़े। अब तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। इंग्लैंड में एक नया पद सृजित किया गया, भारत सचिव। भारत सचिव नाम का एक नया पद सृजित किया गया। आप इसे भारत मंत्री भी कह सकते हैं, भारत सचिव भी कह सकते हैं, भारत मंत्री भी कह सकते हैं। नया पद। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रवीण जी क्या बताएं? वापस कौन सी बात बताएं? आप क्या वायसराय और गवर्नर जनरल कह रहे हैं? मैं यूं कहना चाह रहा हूं साथियों, गवर्नर जनरल को लेकर देसी रियासतों में, राजा महाराजाओं में जो नाराजगी थी, उन नाराजगी को दूर करने के लिए ब्रिटेन की जो महारानी थी उसके प्रतिनिधि के रूप में वायसराय जैसा पद सृजित किया गया। वास्तव में गवर्नर जनरल का नाम ही वायसराय था।
गवर्नर जनरल उसे अंग्रेज भारत में कहते थे, वायसराय उसे देशी भारत में कहते थे, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। अरविंद जी कह रहे हैं सर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बाद में बात करेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है साथियों। कुणाल जी का प्रश्न रोक दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? सर ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होने और क्यून का प्रतिनिधि होने में क्या फर्क है? अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति का सचिव होने में और प्रधानमंत्री का सचिव होने में क्या फर्क है? जो फर्क यहां पर है वो फर्क वहां पर भी है। इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, और जहां संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहां कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं, एक वास्तविक कार्यपालिका, दूसरी नाम मात्र की कार्यपालिका। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद भी है, ब्रिटेन में महारानी भी है और आज भी है। उस समय तो महारानी बहुत ताकतवर थी, तो महारानी के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय थे और प्रधानमंत्री और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल थे। मेरे हिसाब से अब बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक ठीक? चलिए तीसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, ऐसा लिखिए, ब्रिटेन की मंत्री परिषद में, ब्रिटेन की मंत्री परिषद में, ब्रिटेन की मंत्री परिषद में भारत सचिव, ब्रिटेन की मंत्री परिषद में भारत सचिव अथवा भारत मंत्री, भारत सचिव या भारत मंत्री नाम का नया पद स्थापित किया गया। राजेंद्र जी चौधरी का प्रश्न रोकना, भारत सचिव या भारत मंत्री नाम का नया पद सृजित किया गया। भारत सचिव और भारत मंत्री नाम का नया पद सृजित किया गया। पहले मैं राजेंद्र सिंह जी चौधरी साहब का प्रश्न देख लेता हूं। ये कह रहे देशी भारत में कौन सा क्षेत्र आता था? अरे साथियों, जहां राजा महाराजा थे। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में जैसे जोधपुर है, जैसे बीकानेर है, जैसे जैसलमेर है, जैसे जयपुर है, ये सब देशी रियासतें हुआ करती थी। यूपी में बहुत सारी देशी रियासतें थी, बिहार में बहुत सारी देशी रियासतें थी। जहां पर राजा महाराजा थे वो सब देशी भारत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। हाँ, अमित जी ने प्रश्न पूछा सर इस टाइम ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद था क्या? हाँ था। अरे अमित जी, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद 17वीं शताब्दी से है, चिंता मत कीजिएगा। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे ना पामर्स्टन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामर्स्टन थे, तो प्रधानमंत्री का पद तो था। फिर रूपम जी प्रश्न पूछ रहे हैं क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था? आप कह दीजिए, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब तक लॉर्ड कैनिंग उनके अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में थे। लेकिन हमें तो इंग्लैंड का देखना है ना पूरा, तो इंग्लैंड की ओर से अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। बात करेंगे, ठीक है साथियों। इस पर आए तो आपने लिख दिया होगा ब्रिटेन की मंत्री परिषद में भारत मंत्री अथवा भारत सचिव नाम का नया पद सृजित किया गया। ठीक। अब साथियों आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं क्या कि सर सचिव भी कह रहे हो और मंत्री भी कह रहे हो। हमारे यहां पर सचिव तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, जबकि मंत्री एक पॉलिटिकल पोस्ट है। साथियों इंग्लैंड है, अमेरिका है, वहां मंत्री और सचिव एक ही व्यक्ति होता है। मंत्री और सचिव एक ही व्यक्ति होता है, इसलिए भारत मंत्री कहिए, भारत सचिव कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक। ठाकुर राव जी का प्रश्न रोकिएगा, सचिव व मंत्री अलग अलग नहीं होते थे क्या? जी नहीं, सचिव व मंत्री एक ही व्यक्ति है। और रवीना गर्ग ने प्रश्न पूछा है कि क्या भारत सचिव का पद पहली बार बना? जी हां, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत सचिव जैसा पद स्थापित किया गया। ठीक है। अब जरा सुनिएगा, ये ब्रिटेन की मंत्री परिषद में था साथियों। आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा, ये इंग्लैंड है, समझ लीजिए, और ये इंग्लैंड की मंत्री परिषद है। इस इंग्लैंड की मंत्री परिषद में एक पद बनाया गया, भारत मंत्री अथवा भारत सचिव। ये भारत मंत्री, भारत सचिव भारत के मामलों पर निगरानी रखने का काम करता था। जैसे साथियों हमारे मोदी जी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार में कई सारे मंत्री हैं उनकी मंत्री परिषद में। जैसे एक मंत्री है अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों के मंत्री, तो वो मंत्री तो पूरे भारत के हैं, लेकिन कौन से मामले देखते हैं? अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले देखते हैं।
जैसे एक मंत्री है महिला व बाल विकास मंत्री, तो वो महिला और बच्चों से संबंधित मामले देखते हैं। एक मंत्री है जम्मू कश्मीर मामलों के मंत्री, तो वो जम्मू कश्मीर के मामले देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से ब्रिटेन की मंत्री परिषद में एक नया पद बनाया गया, भारत मंत्री, जो मंत्री तो इंग्लैंड का था, रहता भी इंग्लैंड में था, लेकिन कौन से मामलों की निगरानी रखता था? भारत के मामलों की निगरानी रखने का काम करता था। महारानी का पद कैसे निर्धारित होता है? नेमीचंद जी पालीवाल साहब प्रश्न पूछ रहे हैं। राजतंत्र में क्या ये पूछोगे कि पद कैसे निर्धारित होता है? नेमीचंद जी, राजतंत्र में तो वंशानुगत होता है। राजा का बेटा क्या बनता है? राजा बनता है। भावेश जी ने प्रश्न पूछा है, जरा रोकिएगा भावेश जी को, सचिव व मंत्री के पद को कैसे नियुक्त करते हैं? साथियों, मोदी जी ने अमित शाह जी को गृह मंत्री कैसे बनाया? मोदी जी ने गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को मंत्री कैसे बनाया? मोदी जी ने नरेंद्र सिंह जी तोमर को कैसे मंत्री बनाया? कैसे मंत्री बनाया? जो चुनाव जीत कर आया है देश का प्रधानमंत्री, उन्हें क्या करते हैं? मंत्री पद के लिए नाम बेचते हैं राष्ट्रपति को और वो मंत्री बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर वहां पर मंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, दिनेश ने प्रश्न पूछा है कि पहले भारत सचिव कौन थे? ये अच्छा प्रश्न है साथियों, तो ध्यान रखिएगा। एडवर्ड पूरा नाम था इनका, एडवर्ड स्टैनले भारत के पहले भारत सचिव थे। एडवर्ड स्टैनले, आपका अच्छा प्रश्न है इसलिए मैंने जवाब दे दिया है। वैभव का भी यही प्रश्न है। एडवर्ड स्टैनले, लॉर्ड एडवर्ड स्टैनले इनका पूरा नाम है। ये भारत के पहले भारत सचिव थे। बहुत ध्यान से सुनिए, भारत के भारत सचिव थे, लेकिन भारत में नहीं रहते थे। भारत में नहीं रहते थे। ये ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद के सदस्य थे और ब्रिटेन में ही रहते थे। विडंबना ये थी, ब्रिटेन में रहते थे, ब्रिटेन की सरकार के मंत्री थे, लेकिन सारा खर्चा हमको उठाना पड़ता था। सारा खर्चा हमको उठाना पड़ता था साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रवीण शर्मा जी, मैंने आपका प्रश्न का जवाब दे दिया है। सचिव और मंत्री अलग अलग नहीं है, सचिव और मंत्री एक ही है, एक ही है साथियों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एडवर्ड स्टैनले वाज द फर्स्ट भारत सचिव, ये ध्यान रखिएगा। 1858 का जो अधिनियम है उससे क्या क्या फर्क आए ये मैंने बताने की कोशिश की। बेसिकली अपने को 1919 और 1935 का अधिनियम पढ़ना है साथियों, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये बातें अगर आपने नहीं समझी तो 1919 और 1935 का अधिनियम समझ में नहीं आएगा। हाँ, कैलाश जी ने एक प्रश्न पूछा, फिर वुड्स कौन थे? वुड्स के बारे में लिखा हुआ आता है कि भारत सचिव पहले वुड्स थे, लेकिन अगर स्टैनले और वुड्स दोनों ऑप्शन हो तो आप स्टैनले को प्राथमिकता देना, ये बात सही है। पायल, मैं आपकी बात को समझ गया हूं। लॉर्ड वुड्स के बारे में भी कई जगह लिखा हुआ है कि वो भारत सचिव थे। हाँ ठीक है, अगर स्टैनले ऑप्शन नहीं हो तो वुड्स को प्राथमिकता देना, दोनों साथ में ऑप्शन हो तो स्टैनले को ही प्राथमिकता देना। ठीक है। नैन सिंह जी प्रश्न कर रहे हैं कि सर हम वेतन क्यों देते थे? अरे हम गुलाम थे, हमको प्रश्न पूछने का हक थोड़ी है। अभी आप पूछ रहे हो हम वेतन क्यों देते हो, आप आजाद भारत में रहते हैं इसलिए प्रश्न पूछ सकते हैं। गुलाम भारत में तो हमें जो अंग्रेज कहते थे वो हमको करना पड़ता था क्योंकि हम गुलाम थे साथियों। ठीक है, चलिए 1858 का ये एक्ट हो गया साथियों। अब अपने को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि बेसिकली बात 1919 और 1935 के अधिनियम के बारे में करनी है। हाँ, सोनम जी का प्रश्न है ये भारत सचिव का पद बनाए क्यों गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसका जवाब दे देता हूं साथियों। ये भारत के मामलों पर निगरानी रखने के लिए, भारत के मामलों को नियंत्रित करने के लिए इंग्लैंड की सरकार में बनाया था ये पद। ये थोड़ा सा ध्यान रख दीजिए। ये जो टॉपिक से हटकर जो प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, ये प्रश्न का कोई मतलब नहीं है और बार बार रिपीट किया तो ब्लॉक जरूर कर दिया जाएगा। आप टॉपिक याद रखें ना, संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं, कहाँ राजस्थान की विधानसभा आई है, जानबूझकर बोला है मैंने ताकि अन्य साथियों को भी मालूम पड़ सके कि उनके कुछ साथी इस तरह की भी बात करते हैं। संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों, अब सीधा मैं बात करना चाहता हूं 1909। देखिए, पढ़ना अपने को 1919 का अधिनियम है, लेकिन इसके बिना काम चल नहीं सकता। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है साथियों। मार्ले मिंटो अधिनियम।
बेसिकली अपनों को पढ़ना तो 1919 और 1935 का अधिनियम है। ठीक है, तो मार्ले मिंटो अधिनियम क्या है उसको समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। साथियों, 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद में 1858 का एक्ट बनाया गया। हमको ये कहा गया कि अब आपके लिए सुशासन की स्थापना होगी, आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शिकायत थी वो शिकायतों को दूर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई साथियों, कांग्रेस। और इस कांग्रेस की स्थापना के पीछे एक कारण यह था कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा है उसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिलती रहे, इसलिए एलिट लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, अभिजातीय वर्ग के लोगों का इनिशियल स्टेज में एक संगठन के रूप में स्थापित हुआ कांग्रेस 1885 में। ठीक साथियों, आप देखेंगे 1885 से लगाकर 1905 तक, बात को समझ लीजिएगा ताकि आपको बातें समझ में आ सके। 1885 से लगाकर 1905 तक का कांग्रेस का अगर इतिहास अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस उच्च वर्ग के लोगों का संगठन हुआ करता था इनिशियल स्टेज में, और अंग्रेजी सरकार जो भी नीति, जो भी कार्यक्रम बनाती थी, जो भी कानून बनाते थे, उनसे अगर किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो इस संदर्भ में कांग्रेस पहले 2 दशक तक ब्रिटिश सरकार के वहां पर, गवर्नर जनरल के वहां पर ज्ञापन देने का काम करती थी। कांग्रेस को जो भी आपत्तियां होती थी उन आपत्तियों को ज्ञापन के माध्यम से रखा जाता था। ये जो कांग्रेस है साथियों, 1905 तक आते आते कांग्रेस एक लोकप्रिय संगठन बन जाता है। एक कांग्रेस जो उच्च वर्ग के पढ़े लिखे लोगों का जो संगठन था, वो कांग्रेस अचानक लोकप्रिय संगठन बन जाता है, जनता का संगठन बन जाता है, और उसमें क्रांतिकारी तत्वों का प्रवेश हो जाता है। ये क्रांतिकारी कहते हैं कि नहीं, ये जो जुबान है, ये ज्ञापन की भाषा में ज्ञापन की जुबान नहीं समझते हैं, ये गोली की जुबान समझेंगे अंग्रेज। तो क्रांतिकारी तत्वों ने ऐसे कई सारी गतिविधियां करनी शुरू कर दी जो अंग्रेजों के लिए ठीक नहीं थी, और इन क्रांतिकारियों की गतिविधियां भारत में लगातार लोकप्रिय हो रही थी साथियों। इन क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गढ़ बंगाल था। बंगाल उस समय भी भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था, और इन क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गढ़ था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जरा जवाब दीजिएगा, जरा जवाब दीजिएगा। 1861 का परिषद अधिनियम क्यों नहीं पढ़ाया सर? शिवराज सिंह जी कानावत साहब 1919 और 1935 का अधिनियम अपने कोर्स में है। 1861 का अधिनियम जिसके द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ की गई, जब मंत्री परिषद जब पढ़ेंगे तब मैं हल्का सा संकेत आपको दे दूंगा। फिलहाल हमारा फोकस पूरा 1919 और 1935 के अधिनियम पर है, इसलिए आप, ये तो 1861 भी है, 1892 का अधिनियम भी है, हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल थे। मेरा आपसे प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे ऐसा लिखवाऊं या वायसराय थे ऐसा लिखवाऊं? आप बताइए जरा। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे ये लिखवाऊं, या लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय थे ये लिखवाऊं, या दोनों लिखवाऊं? आप बताइए। जवाब दीजिएगा। सचिव तो प्रधानमंत्री के प्रति था, मार्ले मिंटो अभी बताएंगे कौन थे। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि मैं क्या लिखाऊं, लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे या दोनों थे? दिनेश कह रहे हैं दोनों थे। ठीक है, साथियों बहुत क्लियर सुन लीजिएगा। निर्मला जी कह रहे दोनों थे, हिमांशु जी कह रहे गवर्नर जनरल थे, दमयंती जी कह रहे दोनों थे, रमन राज जी कह रहे दोनों थे, सोनू कह रही है कि वायसराय थे, शकुंतला जी कह रही है कि वायसराय थे, प्रतिमा जी कह रही है दोनों, अंजना जी कह रहे दोनों, अजय कह रहे दोनों, अमित जी कह रहे गवर्नर जनरल थे। अब सुनिए आप, मैं बार बार दोस्तों आपको क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका कारण यही है, हम पढ़ रहे हैं मार्ले मिंटो अधिनियम, और मैं कह रहा हूं 1905
का जब वर्ष आया, जब बंगाल का विभाजन हुआ, जब बंग भंग हुआ, उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल थे। साथियों, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, जबकि कुछ मित्र कह रहे हैं कि नहीं, वो दोनों थे। मैं कब कह रहा हूं दोनों नहीं थे? वो गवर्नर जनरल भी थे, वाइसराय भी थे। लेकिन मेरे दोस्तों, यही तो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। और कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी कानून बन रहे हैं, चाहे 1909 बन रहा हो, चाहे 1919 बन रहा हो, चाहे 1935 बन रहा हो, ये जो भी कानून है साथियों, ये कानून अंग्रेज भारत के लिए बन रहे हैं, देसी भारत के लिए नहीं बन रहे हैं। इसलिए अपने को वाइसराय शब्द का प्रयोग यहां करना ही नहीं है। यस, मेरे एक मित्र ने कह दिया, किस मित्र ने कहा, थोड़ा नीचे से लाओ, इन्होंने कहा कि यस, ये बात ब्रिटिश भारत की हो रही है। एकदम सही कहा, एकदम सही कहा उन्होंने। मुरारी जी मीणा साहब ने कहा ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली साथियों, ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यही लिखेंगे कि लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। हालांकि यह बात सही है कि लॉर्ड कर्जन वाइसराय भी थे और लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल भी थे, लेकिन वाइसराय थे हम ऐसा नहीं लिखेंगे। ऐसा इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कानून कौन से भारत के लिए बन रहा है? ये कानून ब्रिटिश भारत के लिए बन रहा है साथियों। ये बात को ध्यान रखिएगा, यही तो बात है। फिर आप शिकायत करेंगे, सर ये ऐसे कैसे प्रश्न हो गया? साथियों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। लॉर्ड कर्जन अंग्रेज भारत के गवर्नर जनरल और देसी भारत के वाइसराय के रूप में काम कर रहे थे, यह बात सही है। लेकिन मैं जिन एक्ट की बात कर रहा हूं, उन एक्ट का देसी भारत के साथ कोई संबंध नहीं था। उन एक्ट का संबंध केवल और केवल ब्रिटिश भारत से था। इसलिए हम क्या लिखेंगे? लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे। दिनेश जी सही कह रहे हैं, कानून सिर्फ ब्रिटिश भारत में ही लागू होते थे। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। उन्होंने भारतीयों की ताकत को तोड़ दिया और तोड़ने के लिए बंगाल को निशाना बनाया। बंगाल क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गढ़ था। उन्होंने बंगाल का विभाजन करवा दिया, जिसे हम बंग भंग के नाम से जानते हैं। नीरज जी, सबके कमेंट दिख रहे हैं। अमन कह रहे हैं, अमन को रोकेगा। अमन कह रहे हैं सर फिर देशी भारत के लिए कौन से रूल थे? या ये प्रश्न है मेरे भाई। अमन ने कितना प्रश्न अच्छा पूछा है। फिर देसी भारत के लिए कौन से रूल थे? देसी भारत के लिए तो राजा महाराजाओं के रूल थे। अमन, मेरी बात को समझ रहे हैं? राजा महाराजा अपने हिसाब से कानून बनाते थे। अगर जयपुर है तो जयपुर वाले अपने हिसाब से, सौराष्ट्र है तो सौराष्ट्र वाले अपने हिसाब से, बिहार है तो बिहार के राजा महाराजा अपने हिसाब से कानून बनाते थे। पूरे अंग्रेज भारत के लिए एक कानून बनता था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया जाता था, और देसी रियासतों के अपने कानून थे। इसलिए साथियों, वो उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही तो प्रश्न है, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो लाइव क्लास का मजा है, यही तो संवाद है साथियों जो आपके साथ हो रहा है। ठीक है साथियों, 1905 में बंग भंग हो गया। फिर क्या हुआ? 1906 में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत साथियों मुसलमानों को भड़काते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए, उनकी भावना को भड़काते हुए उन्हें कहा आप कांग्रेस का साथ छोड़ दीजिए। अगर आपको अपने हितों का प्रतिनिधित्व करना है तो आपका खुद का अलग से संगठन होना चाहिए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। 1907 में खुद कांग्रेस के टुकड़े हो गए साथियों, कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसे हम लोग सूरत की फूट के नाम से जानते हैं। कांग्रेस का विभाजन, सूरत की फूट, कांग्रेस के दो टुकड़े, नरम दल और गरम दल। इस प्रकार की परिस्थितियां अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी और ऐसी परिस्थितियों में बनाया गया 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। बेसिकली नाम है भारत परिषद एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। लेकिन साथियों, चूंकि मार्ले उस समय भारत सचिव थे, भारत या भारतीय परिषद अधिनियम, नोट कर रहे हैं ना आप लोग? भारतीय परिषद अधिनियम। लेकिन मार्ले उस समय क्या थे साथियों? मार्ले उस समय भारत सचिव थे और मिंटो उस समय क्या थे? क्या लिखवाऊं? गवर्नर जनरल लिखवाऊं या वाइसराय लिखवाऊं या दोनों लिखवाऊं? बताइए बताइए। मिंटो क्या थे? गवर्नर जनरल थे या वाइसराय थे या दोनों थे? क्या लिखवाऊं? यहां पर क्या लिखवाऊं?
साथियों यहां लिखेंगे मिंटो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। आप कहेंगे अरे वाइसराय भी थे। मैं कब मना कर रहा हूं कि वाइसराय नहीं थे? मैं कब मना कर रहा हूं कि वाइसराय नहीं थे? साथियों वाइसराय थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश भारत की, देसी भारत की बात हम नहीं कर रहे हैं साथियों। इसीलिए मार्ले और मिंटो दोनों ने मिलकर इस अधिनियम को बनाया था, इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। कथन और कारण में इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। देखो अभी भी, रुकना जरा, ये तिवारी जी कौन है? राधानाथ तिवारी। राधा तिवारी अभी भी कह रही है सर दोनों लिखवाओ। अरे मेरे भाई, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। दोनों थे, नो डाउट, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश भारत के लिए। हम ऐसे भारत की बात कर रहे हैं जहां पर अंग्रेजों का सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण था। साथियों ये जो कानून बन रहे हैं ये देसी रियासतों के लिए नहीं थे। इसलिए मेरे वे साथी जो कह रहे हैं कि दोनों लिखवाओ, कि वो गवर्नर जनरल भी थे, वाइसराय भी थे, गलत हो जाएगा। मिंटो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, मिंटो उस समय भारत के वाइसराय थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान रखिएगा, हम ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? मिंटो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। दोनों ने मिलकर इस कानून को बनाया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। साथियों ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, पुष्पा जी कह रहे हैं गवर्नर जनरल सही लिखा है, एकदम सही। साथियों ये संवाद जो है, कई सारे मित्र कहेंगे सर इतना ज़्यादा संवाद मत करिए, लेकिन साथियों जब अपना कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है, अपना कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है, ऑफलाइन क्लासेस में ये सारा संवाद नहीं हो पाता है। इस संवाद को इसलिए तो लाए हैं ताकि आपके प्रश्नों को, आपके जो कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करें, आपके कंफ्यूजन को दूर करें। मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे, ठीक? तो मार्ले मिंटो अधिनियम, इस अधिनियम की और कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है साथियों वो ये है कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना, कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी मालूम पड़ जाएगा। 1909 के अधिनियम द्वारा, आप नोट कर रहे हैं ना, 1909 के अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, 1909 के अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक, अब आप बचपन से पढ़ते रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, ये सब बातें। अगर आपको पता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है तो मुझे जवाब दीजिएगा। मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं। हाँ, क्या कह रहे हैं कुणाल जी? पहली बार समझ में आया, थैंक यू कुणाल जी। कोशिश हमारी यही है कि आपको सारी बातें समझ में आए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। 1909, प्रश्न सुन लीजिएगा और ABCD ऑप्शन बोल रहा हूं। 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए प्रारंभ की गई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सही अर्थ है। प्रश्न वापस, 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए प्रारंभ की गई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सही अर्थ है। सही अर्थ है, नंबर 1, कुछ स्थानों पर केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते थे। नंबर 2, कुछ स्थानों पर मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। नंबर 3, कुछ स्थानों पर केवल मुस्लिम ही मत दे सकते थे। नंबर 4, तीनों में से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए प्रारंभ की गई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सही अर्थ है, कुछ स्थानों पर केवल मुस्लिम चुनाव लड़ सकते थे, कुछ स्थानों पर आरक्षण की व्यवस्था थी, कुछ स्थानों पर केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते थे। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। आंसर बता दीजिए, मान जाऊंगा, मान जाऊंगा। बताइए। दिनेश कह रहे हैं 3, सोनू जी कह रही है B, कुणाल कह रहे हैं 3, राजेंद्र जी चौधरी कह रहे हैं 3, राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं A, मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं C, दिनेश महिला जी कह रहे हैं 3, विद्या कह रही है A, रोहितास, सतीश जी कह रहे हैं 4, इनमें से कोई नहीं। क्या बात है। मनोज कुमार जी कह रहे हैं 2, यानी आरक्षण था।
राजन मिश्रा जी कह रहे हैं ए। तो साथियों अब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं, गलत कर देते हैं, और आते हुए भी गलत इसलिए कर देते हैं साथियों क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हिमांशु जी कह रहे हैं कि पता नहीं है, तो पता नहीं है तो पता नहीं कौन सा नशा करता है वो, ये गाना मुझे याद आ गया आपके इस कमेंट को सुनकर। अब सुनिए आप, देखिए साथियों, पहली बात तो ये आरक्षण नहीं है, ये आरक्षण नहीं है। 1909 के अधिनियम से मुसलमानों के लिए प्रारंभ की गई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरक्षण नहीं है। आरक्षण क्या होता है? कुछ ऐसे स्थान जैसे एससी के लिए आरक्षित है, तो कुछ ऐसे स्थान जहां से केवल एससी का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, वो आरक्षण है। तो ना तो ये आरक्षण है और न ही कुछ ऐसे स्थान थे जहां से केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ सकते थे, ऐसी भी व्यवस्था नहीं है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब था कुछ ऐसे स्थान निर्धारित किए गए जहां से वोट केवल और केवल मुसलमान ही दे सकते थे। इसलिए सांवर जी एकदम सही कह रहे हैं डूडी साहब कि केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते थे। यस, मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार केवल मुस्लिम्स को था, केवल मुस्लिम को। कुछ स्थानों के लिए कुछ ऐसे स्थान बनाए गए कुछ स्थान ऐसे बनाए गए जहां वोट देने का अधिकार केवल किसको था? मुसलमानों को था। साथियों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसे कहते हैं। और आपसे प्रश्न पूछूं क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मालूम पड़ जाएगा। एक और प्रश्न कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, एकदम तुरंत दिमाग में आया, नया प्रश्न है आपके सामने। मैंने आपसे वादा किया था कि आगे आने वाले एग्जाम्स में कैसे प्रश्न बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपके सामने एक और प्रश्न लेके आया हूं, जवाब दीजिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में गलत कथन को छांटिए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में गलत कथन को छांटिए। नंबर 1, 1909 में पहली बार इसका प्रारंभ हुआ। नंबर 2, पहली बार इसे केवल मुसलमानों पर लागू किया गया। नंबर 3, मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, या यूं कह दीजिए मिंटो को इस प्रणाली का जनक कहा जाता है। और नंबर 4, यह प्रणाली वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के अनुकूल है, यह प्रणाली वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के समान है। चारों में से गलत कौन सा है यह बताइए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में गलत कथन छांटने को कहा था साथियों मैंने। पहली बार इसका प्रारंभ 1909 में हुआ। नंबर 2, प्रारंभ में यह केवल मुसलमानों के लिए थी। ठीक है, जवाब दीजिए, आंसर दीजिए। अमन यादव कह रहे हैं 1, जितेश कुमार जी कह रहे हैं 1। मैंने पूछा इनमें से गलत कौन सा है। कालूराम जी कह रहे हैं 3, जसवंत सिंह जी कह रहे हैं 2, MR रीणवा जी कह रहे हैं 2, नासिर अली जी कह रहे हैं 4। साथियों, इसमें गलत है ऑप्शन नंबर 4। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के समान है, यह गलत है, यह गलत है। यस, सुमन जी एकदम सही कह रही है डी, शिखा जी भी सही कह रही है डी, जयराम जी 4 कह रहे हैं, देवीलाल जी जाखड़ साहब 4 कह रहे हैं, बालाराम जी 4 कह रहे हैं। आरक्षण व्यवस्था के समान नहीं है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और आरक्षण अलग अलग है साथियों। आरक्षण में कुछ स्थान आरक्षित होते हैं जहां से एक पर्टिकुलर जाति या वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। यहां तो वोट देने का अधिकार पर्टिकुलर एक जाति या धर्म या एक वर्ग को हो, तो उसे हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं साथियों। अब मुझे बताओ, क्या इस प्रकार के प्रश्न नहीं बन सकते हैं? क्या बनेंगे प्रश्न? आपको ध्यान रखना है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। इसलिए जिन मित्रों ने आंसर 4 यानी डी दिया है वो एकदम सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और आरक्षण समान नहीं है। आरक्षण में एक वर्ग कौन सा चुनाव लड़ेगा इसका उल्लेख होता है, जबकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में वोट कौन देगा इसका प्रावधान होता है। तो मुझे बताओ, ये प्रश्न में दम है या नहीं है? अच्छा प्रश्न है या नहीं है, बताइए साथियों। मार्ले और मिंटो, मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा,
मार्ले ने मिंटो को कहा कि ऐसा मत करो, भारत में इससे सांप्रदायिकता प्रारंभ हो जाएगी, आपस में लोगों में झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान ही कुछ सीटों पर वोट देंगे तो इससे धीरे धीरे लोगों में अलगाव पैदा हो जाएगा, सांप्रदायिकता की भावना पैदा हो जाएगी। ऐसा मार्ले ने मिंटो को कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन मिंटो नहीं माना साथियों, मिंटो नहीं माना। इसी वजह से आप कह सकते हो कि मिंटो वो व्यक्ति है जिसने भारत में सांप्रदायिकता की नींव रख दी। ये भारत में सांप्रदायिकता का जनक है, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं साथियों। सांप्रदायिकता का जनक कौन है? मिंटो है। मिंटो क्यों है? क्योंकि मार्ले के कहने के बावजूद भी मिंटो नहीं माना और उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या कर दिया साथियों? मुसलमानों के लिए इस प्रकार की प्रणाली लागू कर दी। ठीक है, तो पसंद आया आपको प्रश्न? कि प्रश्न काफी अच्छा है, सबके कमेंट शो हो रहे हैं। योगेंद्र जी चिंता मत कीजिएगा, अच्छा प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न को लेंगे। एक्सीलेंट क्वेश्चन है गुरुजी, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। तो मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। मार्ले ने मिंटो को पत्र भी लिखा, उन्हें समझाया ऐसा मत करो। मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखकर कहा, इस व्यवस्था के द्वारा हम भारत में नाग के दांत लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सांप है और इस सांप को और आप दांत लगा दोगे, दांत उसके जोड़ दोगे तो वो और जहरीला बन जाएगा। लेकिन मिंटो नहीं माना, मिंटो नहीं माना, इसलिए इसे भारत में क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं साथियों। ये ध्यान रखना, सारी बातें लिखनी है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के बारे में कई बार यह भी कहा जाता है कि इस अधिनियम द्वारा, लिख लीजिएगा, इस अधिनियम द्वारा भारत में, इस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिकता की, भारत में सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत हुई। सांप्रदायिकता की क्या हुई? वैधानिक शुरुआत, कानूनी रूप से शुरुआत हो गई भारत में। सांप्रदायिकता तो लंबे समय से रही है, औरंगजेब के समय में जिस तरह से मंदिरों को टारगेट किया गया, उससे पहले भी हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा तो रहा है साथियों, लेकिन कानूनी रूप से शुरुआत कर दी 1909 के एक्ट से। तो आप ये भी कह सकते हो कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता की क्या हो गई? वैधानिक शुरुआत हो गई। साथियों, हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे संविधान सभा के मेंबर भी बने बाद में, वो कन्हैयालाल माणकेलाल मुंशी, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जी ने, प्रवीण जी के प्रश्न को रोकिए, प्रवीण प्रजापति जी के प्रश्न को रोकिएगा। यस, इसी प्रश्न को प्रवीण जी ने प्रश्न पूछा है कि ये केवल मुसलमानों के लिए ही क्यों लागू किया? साथियों, बंगाल एक ऐसी जगह थी जहां हिंदू और मुसलमान बराबर की संख्या में रहते थे। बंगाल एक ऐसी जगह थी जहां पर क्रांतिकारियों का जबरदस्त जमावड़ा था, और क्रांतिकारी में हिंदू मुसलमान सब लोग थे। तो क्रांतिकारी एक रूप में, एक ताकत के साथ अंग्रेजों के लिए बहुत चुनौती बने हुए थे। इन चुनौती को तोड़ने के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया। और याद कीजिए, मुसलमान उस समय भारत में बड़ी संख्या में रहते थे, तो दो बड़े समुदायों को आपस में लड़ा दीजिएगा तो अंग्रेजों के लिए शासन करना आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसा किया था, मुसलमानों को खुश रखने के लिए, कांग्रेस से दूर करने के लिए, हिंदुओं से दूर करने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की थी। अंग्रेजों की बड़ी कुत्सित चाल थी साथियों। फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत वो भारत का विभाजन की एक तरह से नींव तैयार कर रहे थे। आप ऐसा भी समझ लीजिए, 1905 में भंग करते हैं, 1906 में मुस्लिम लीग को कांग्रेस के पैरेलल खड़ा करते हैं, और 1909 में मुसलमानों को और अधिक तुष्ट करने के लिए उनके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का कॉन्सेप्ट लेकर आकर हिंदुस्तान के विभाजन की नींव तैयार कर रहे हैं अंग्रेज। फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत डॉक्टर बजरंग जी बागड़िया साहब सही कह रहे हैं। आगे बढ़े अब, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं साथियों, कन्हैयालाल माणकेलाल मुंशी जी ने इस अधिनियम के बारे में बड़ी जबरदस्ती कमेंट्री की है। उन्होंने कहा, इस अधिनियम ने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की एक तरह से क्या कर दी? हत्या कर दी साथियों। तो आप लिख दीजिएगा किसका स्टेटमेंट? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणकेलाल मुंशी। ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। इस अधिनियम ने
इस अधिनियम ने भारत में उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी। लोकतंत्र को मार डाला, लोकतंत्र की हत्या कर दी। भारत में उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी। अरे देश में धीरे धीरे लोकतंत्र के बीज उगने लगे ही थे। 1892 में भारत की जनता को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। हालांकि लगभग आधा पौन प्रतिशत लोग वोट देते थे, लेकिन यह अधिनियम आकर उन वोट देने में भी दो टुकड़े करवा दिए कि नहीं, कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां केवल मुसलमान ही वोट देंगे। तो इस प्रकार से प्रजातंत्र की हत्या कर दी, ऐसा भीम जी कह रहे हैं। प्रजातंत्र को मार डाला, ऐसा के.एम. मुंशी जी ने कहा था। सोनू जी कह रहे पाकिस्तान के स्थानों का जिक्र कहीं नहीं हो रहा है। कहां जिक्र करवाना है पाकिस्तान के स्थानों का? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1909 का यह अधिनियम। अब साथियों असली सिलेबस अब प्रारंभ हो रहा है। एक प्रश्न पूछा कुणाल जी ने कि भारत सचिव का पद बड़ा था या गवर्नर जनरल का पद बड़ा था? देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ा ध्यान से सुन लेना। भारत सचिव ब्रिटेन की सरकार का एक मंत्री था और गवर्नर जनरल ब्रिटेन का सरकार का एक प्रतिनिधि था, जो ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ा अधिकारी था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया एक अधिकारी था गवर्नर जनरल, और भारत सचिव जो था वो ब्रिटेन की सरकार का एक मंत्री था। तो अब आप मुझे बताओ कि भारत मंत्री बड़ा हुआ कि गवर्नर जनरल बड़ा हुआ? अरे भाई, वो भारत सचिव ब्रिटेन की सरकार का मंत्री था, इसलिए वही बड़ा हुआ। इसलिए ये प्रश्न अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो ही आप पूछ सकते हैं। इसलिए आप गवर्नर जनरल को बड़ा मत मानिए, भारत सचिव बड़ा था। इसलिए तो इसका नाम मार्ले मिंटो, मार्ले का नाम पहले आ रहा है क्योंकि प्रोटोकॉल में वो बड़ा था। अभी थोड़ी देर में 1919 का अधिनियम बताएंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू का नाम पहले आ रहा है क्योंकि वो भारत सचिव है, बड़ा पद वो है। तो भारत सचिव का पद बड़ा था। सबके कमेंट मिल रहे हैं, चिंता मत कीजिए प्रदीप जी। चलिए अब 1919, ये वो अधिनियम है जहां से आपका सिलेबस औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है साथियों। ठीक है, प्रवीण गोयल जी कह रहे हैं कि सर मिंटो की बात क्यों नहीं मानी, बड़ा था तो। मिंटो की बात क्यों नहीं मानी? इन्होंने ऐसा कहा कि भाई मिंटो ने उनकी बात को क्यों नहीं माना, मार्ले की बात को। मार्ले इंग्लैंड में रहता था, मैंने जानबूझकर ऐसा कहा। मार्ले इंग्लैंड में रहता था, इंग्लैंड की सरकार का मंत्री था। मिंटो ने कहा तुम्हें क्या पता हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? हिंदुस्तान की स्थिति को बेहतर ढंग से हम जानते हैं क्योंकि मैं भारत में गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहा हूं, ऐसा मिंटो ने कहा। इसलिए मिंटो की बात, मार्ले की बात को मिंटो ने नहीं माना। ठीक है, 1919 का अधिनियम साथियों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। साथियों इतना डिटेल में बात कर रहे हैं, इतना विस्तार से बात कर रहे हैं, आपके साथ लगातार संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, आपके प्रश्नों का समाधान हो रहा है। अब अगर समझ में नहीं आया तो बड़ी दिक्कत है। इसलिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से जुड़े रहिएगा, बड़ा आनंद आने वाला है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। साथियों इस अधिनियम का नाम वैसे तो भारत शासन अधिनियम था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। लेकिन चूंकि मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे या वाइसराय थे? चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे या वाइसराय थे? गवर्नर जनरल थे, ये लिखेंगे क्योंकि कानून कौन से भारत के लिए बन रहा है? कानून अंग्रेज भारत के लिए बन रहा है। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड की एक रिपोर्ट आई थी 1917 में। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट ये एक्ट बना भारत शासन अधिनियम। इस रिपोर्ट का स्पष्ट प्रभाव इस एक्ट पर दिखाई देता है साथियों। इस वजह से इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो भावेश जी कह रहे हैं सर गवर्नर जनरल ही लिखिएगा,
एकदम लिख दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम कैसे पड़ा? दोनों ने मिलकर उनकी रिपोर्ट के बेस पर यह एक्ट बनाया गया, इसलिए इस अधिनियम का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बना। तो सब साथी सही कह रहे हैं, गवर्नर जनरल लिखिएगा। ऑब्वियसली गवर्नर जनरल ही मैंने लिखा है। महेंद्र कटारिया जी, वीरेंद्र बुडानिया जी, सब मैंने गवर्नर जनरल ही लिखा। ठीक है साथियों, अब इस अधिनियम को पढ़े, लेकिन इस अधिनियम को पढ़ने से पहले बैकग्राउंड तैयार करना बहुत जरूरी है। और बैकग्राउंड क्या है? 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब आप कहेंगे अपने को क्या मतलब है इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से? मतलब है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध में भारत गुलाम था, भारत युद्ध में पार्टिसिपेट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इंग्लैंड ने इस युद्ध में भाग लिया था और महात्मा गांधी जी के आह्वान पर भारतीय युवा बड़ी संख्या में इंग्लैंड की सेना में भर्ती हुए। परिणाम इंग्लैंड के पक्ष में रहा। हम लोगों ने इंग्लैंड को सहयोग किया था, इसलिए इंग्लैंड हमसे एहसानमंद था। पहली बात। दूसरी बात साथियों, 1915-16 में आप देखेंगे होम रूल मूवमेंट प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल मूवमेंट। होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। इन्होंने कहा यह देश हमारा है, इस पर शासन हम करेंगे। होम रूल, होम मतलब घर, रूल मतलब शासन, हम शासन करेंगे। दक्षिण भारत में खासकर इस आंदोलन को सफलता मिली। अंग्रेज इस आंदोलन से घबरा गए थे। तीसरी बात, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। हमारे जो यूपी के जो मित्र हैं साथियों, वो ध्यान दीजिएगा, यूपी की राजधानी लखनऊ, इस लखनऊ में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस के इस अधिवेशन में साथियों दो बातें हुई। एक, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए। 1907 में कांग्रेस में जो सूरत की जो फूट पड़ी थी वो अब जाकर एक हो गए। और 1906 में कांग्रेस के समानांतर जो एक संगठन बना मुस्लिम लीग, उनके बीच में भी समझौता हो गया, जिसे हम लोग लखनऊ समझौता के रूप में जानते हैं। कांग्रेस के दोनों धड़े और कांग्रेस व मुस्लिम लीग, इन लोगों ने मिलकर यह तय किया कि देश की आजादी का आंदोलन अब एक मंच से लड़ा जाएगा। एक साथ देश की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज इससे घबरा गए। तो वीरेंद्र विक्रम सिंह जी कह रहे हैं इस एक्ट की आवश्यकता क्यों हुई? इस एक्ट की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि देश में सारी जो शक्तियां थी वो एक मंच पर आ गई। भारतीय डिमांड कर रहे थे लगातार कि अब हम एक मंच से लड़ाई लड़ेंगे, अब हमको आजादी दीजिए। भारतीय राजनीति में गांधी जैसा व्यक्तित्व प्रवेश कर चुका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले से आंदोलन कर ही रहे थे। गांधी जी बड़ी भारी सफलता दक्षिण अफ्रीका से लेकर हिंदुस्तान लौटे थे। भारत के युवाओं ने गांधी जी का बड़ा जबरदस्त स्वागत किया। इस प्रकार की परिस्थितियां बन गई। मजबूर हो गए अंग्रेज नया कानून बनाने के लिए, और जो कानून बना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1917 के आधार पर बना। इस वजह से इस कानून का नाम दिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। पहली विशेषता लिख दीजिएगा। पहली विशेषता, इस अधिनियम की एक प्रस्तावना थी। लिखिए अधिनियम की प्रस्तावना में उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया। अधिनियम की प्रस्तावना में उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया। उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया। अब सुनिए साथियों, ऐसा पहली बार हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए किसी कानून में इस प्रकार का शब्द लिखा गया, उत्तरदायी शासन। मेरे हिसाब से इस अधिनियम की सबसे बड़ी खूबी यही है, उत्तरदायी शासन। वे अंग्रेज जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, भारत की राजनीतिक दुर्बलता का फायदा उठाते हैं, भारत के शासक बन जाते हैं।
व अंग्रेज जो भारतीयों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे, वे अंग्रेज जिनका एक छुपा हुआ उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार व प्रसार करना था, वे अंग्रेज अचानक देश में ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती है कि वो कहने क्या लग जाते हैं, हम आपके प्रति क्या रहेंगे, उत्तरदायी रहेंगे। बहुत सुंदर शब्द है साथियों, उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन होता है। उत्तरदायी शासन का मतलब है मैं शासन जो कर रहा हूं वो आपके बिहाफ पर कर रहा हूं, और अगर मैं कोई गलती करता हूं तो आप मुझे टोक सकते हो, रोक सकते हो, उसमें सुधार कर सकते हो। दैट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अंग्रेज पहली बार कह रहे हैं हम आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, उत्तरदायी रहेंगे। और उसके पीछे कारण क्या था साथियों? उसके पीछे कारण ये 3 घटनाएं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी के आह्वान पर हमारे द्वारा की गई मदद, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में चलाया गया होम रूल आंदोलन, और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ये 3 घटनाओं ने ऐसा कारण बनाया कि आखिर में उनको कहना पड़ा हम आपके प्रति उत्तरदायी रहेंगे साथियों। क्लियर? ये तो हुई पहली बात। कृष्ण जी क्या पूछ रहे हैं? 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आ रहा है। तो उत्तरदायी शासन इसका सबसे महत्वपूर्ण शब्द था, और ये पहली बार हुआ कि अंग्रेज जो हम पर शासन करने दूसरे देश से आए थे वो कह रहे हैं कि हम आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। एक दूसरी बात साथियों, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919 के एक्ट के द्वारा। देखिए, हालांकि साथियों आपको थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, वोट की बात कर रहे हैं, कभी हम उत्तरदायी शासन की बात कर रहे हैं। देखिए, शासन ये जो आज आपको दिखाई दे रहा है, आज हम सरकार से इतनी सारी शिकायतें करते हैं, वो नहीं है, वो नहीं है, हमारे शुरुआत किस तरह से हुई है आप जानकर बड़ा ताजुब होगा कि 1892 में जब पहली बार भारत की जनता को वोट देने का अधिकार मिला, उस समय देश की जनता का 0.75% लोग वोट देते थे। और आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा कि आज भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 भारत के सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार देता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग का व्यक्ति हो, उसे वोट देने का अधिकार है। लेकिन इनिशियल स्टेज में क्या था? केवल 0.75% लोग वोट दे सकते थे साथियों। जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी, जो इनकम टैक्स देते थे, आयकर देते थे, उन्हीं को केवल वोट देने का अधिकार था साथियों। शुरुआत में ऐसा दौर था। फिर 1909 आया, तब तक 2.5-3% लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। जब 1919 का एक्ट आया, तब तक 7-8% जनता को वोट देने का अधिकार मिल गया। पहली बार वोट देने का अधिकार महिलाओं को 1919 के एक्ट के द्वारा दिया गया साथियों। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। फिर साथियों आगे सुनिए जरा, पहली बार केंद्र व राज्य सरकारों का गठन हुआ और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कार्यों का बंटवारा किया गया। कार्यों का बंटवारा, ये जैसे वर्तमान समय में हमारे यहां पर एक सरकार भारत सरकार है, जिसे हम संघ सरकार कहते हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग राज्य सरकार है। यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार, हरियाणा की सरकार, राजस्थान की सरकार। साथियों, ये जो सिस्टम है, हाँ चुनाव होता था भाई, चुनाव होता था, लोग चुनाव लड़ते थे। ये जो सिस्टम है आजकल, जो केंद्र और राज्य, जिसे हम लोग संघात्मक ढांचा कहते हैं, इसकी जो नींव है, इसकी नींव आप इस अधिनियम में देख सकते हैं। हालांकि कोई स्पष्ट नहीं था। केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया, कार्यों का बंटवारा किया गया। कितने कार्य केंद्र के होंगे, कितने कार्य राज्य के होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन कहा गया 2-4 काम आप करोगे, 2-4 काम आप करेंगे। यानी संघात्मक जो ढांचा है वो स्पष्ट रूप से तो 1935 के अधिनियम में आपको दिखाई देगा। लेकिन साथियों, संकेत 1919 के अधिनियम से ही मिल गए थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1935 के अधिनियम द्वारा निसंदेह रूप से केंद्र और राज्यों के बीच
विषयों का बंटवारा करते हुए एक संघात्मक ढांचा स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया, लेकिन उसकी जड़ें, उसकी नींव जो है 1919 के अधिनियम में आपको दिखाई देगी। प्रवीण जी कह रहे क्या सभी महिलाओं को वोट देने का? अरे भाई प्रवीण जी, जब देश की जनता के 8% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था तो सभी महिला कैसे शामिल हो सकती है यार? ये तो प्रश्न ही गलत पूछा आपने। मैंने कहा ना, वोट देने का अधिकार उन लोगों को दिया गया जिनके पास निश्चित भूमि हुआ करती थी, निश्चित इनकम टैक्स देते थे, उन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। ये संघ सूची, राज्य सूची, इस प्रकार की सूची नहीं बनाई गई, लेकिन कुल मिलाकर नींव पड़ गई थी इसके अधिनियम के अंतर्गत। ठीक साथियों, प्रदीप कुमार जी सही कह रहे हैं, नींव पड़ गई, एकदम सही। चौथी बात, भारत में पहली बार द्वैध शासन स्थापित किया गया। द्वैध शासन, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं डायरकी। ये शब्द आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ऐसे मेरे सारे मित्र जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसे मेरे सारे मित्र जो रिकॉर्डेड क्लासेस देख रखे हैं, और ऐसे सारे मित्र जो ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, द्वैध शासन शब्द आना चाहिए। द्वैध शासन पहली बार स्थापित किया गया, लेकिन साथियों वो कहां स्थापित किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। ठीक, अब ये द्वैध शासन क्या है? एक सरकार, ये गवर्नर जनरल, संघ सरकार जैसे भारत सरकार, ठीक है, इसका मालिक तो था गवर्नर जनरल। अब अलग अलग राज्य, और अलग अलग राज्यों में क्या थी? राज्य सरकारें। ठीक है साथियों, समझ में आना बहुत जरूरी है, पहले से बता रहे हैं। ये राज्य सरकारें, इन सभी राज्यों में क्या होते थे? गवर्नर होते थे। इन सभी राज्यों में गवर्नर होते थे साथियों। ये गवर्नर, ये जी, ये जी, ये जी, ये जी, ये जी, ये जी। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में कार्यों का बंटवारा किया। हालांकि बंटवारा अस्पष्ट था। साथियों, फिर मैंने कहा इस व्यवस्था के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। अब यह द्वैध शासन क्या है, इसको जरा देखिएगा। पूरे भारत का मालिक अंग्रेज, भारत का मालिक गवर्नर जनरल, अंग्रेज भारत का मालिक। और अरुणा जी कह रहे हैं प्रांत से मतलब, प्रांत का मतलब जैसे हमारा राजस्थान एक प्रांत है, जैसे हरियाणा एक प्रांत है, यूपी एक प्रांत है, बिहार एक प्रांत है, छत्तीसगढ़ एक प्रांत है। उस समय भी खूब सारे प्रांत थे, अंग्रेजों के समय खूब सारे प्रांत थे। हर प्रांत का एक मालिक होता था, गवर्नर कहते थे। जैसे आजकल हम हर प्रांत में एक गवर्नर, राज्यपाल को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय हर प्रांत का क्या होता था? एक गवर्नर होता था। क्या अरुणा जी मेरी बात को आप लोग समझे? ओके साथियों, ये जो गवर्नर थे, गवर्नर को जो भी काम दिए गए, गवर्नर ने उन कामों को दो भागों में बांट दिया। ध्यान से सुन लेना। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? क्या नाम है? अमृता जी कह रहे हैं अंग्रेज भारत पर ही कब्जा क्यों किए? अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा क्यों किए? पहले तो मैं दो इस बारे में फैक्ट रख देता हूं। पहली बात, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया, अमेरिका पर भी उनका कब्जा रहा है, तो थोड़ा सा एक तो ध्यान रखिएगा। और दूसरा, अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा क्यों किया? क्योंकि हमारे यहाँ जयचंद बहुत है, हमारे यहाँ जयचंद बहुत है। आपने पढ़ा 1857, आपने पढ़ा 1757, आपने पढ़ा 1764, आपने पढ़ा पानीपत का युद्ध। आप इन सब युद्ध में देखिए, खानवा का युद्ध, इन सब युद्ध में देखिए आपको जयचंद नजर आएंगे साथियों। इसलिए वो भारत पर कब्जा कर गए। हालांकि अंग्रेजों ने दुनिया के अधिकांश भाग पर कब्जा किया था, तो आप भारत पर कब्जा पर इतना अपने आप को सीमित मत रखिएगा। साथियों, हर प्रांत में एक गवर्नर था। गवर्नर ने अपना काम जो है उसको दो भागों में बांट दिया। रविंद्र जी के प्रश्न को मुझे वापस बताइएगा, रविंद्र कुमार बैरवा जी के प्रश्न को, मैं इसका जवाब दूंगा। गवर्नर ने अपने कामों को दो भागों में बांट दिया। गवर्नर ने कुछ काम अपने पास रखे, उसे कहा गया आरक्षित कार्य। और गवर्नर ने कुछ काम भारत की जनता से जो चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे थे उनको दे दिया, उसे कहा गया हस्तांतरित कार्य। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। आरक्षित कार्य गवर्नर ने खुद अपने पास रखे और हस्तांतरित कार्य
गवर्नर ने जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को दे दिए। और साथियों ये देखिए, इन दोनों के द्वारा शासन किसके ऊपर किया जा रहा था? भारत की जनता के ऊपर किया जा रहा था साथियों। इसीलिए इसे दोहरा शासन कहते हैं, दो प्रकार का शासन कहते हैं। एक, आरक्षित मामलों में गवर्नर को हम जाकर कहते हैं कि भाई हमारे लिए ये करो, और कुछ काम ऐसे थे जिसमें जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है उनको जाकर कहते थे, वो हस्तांतरित काम कहलाते थे। जनता पर दो प्रकार का शासन स्थापित हो गया, इसलिए इसे दोहरा शासन कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? दोहरा शासन कहते हैं साथियों। लेकिन ये दोहरा शासन कहां पर था? ये प्रांतों में दोहरा शासन था जो 1919 के अधिनियम से प्रारंभ किया गया साथियों। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाए? ठीक है, तो प्रांतों में दोहरा शासन 1919 के अधिनियम से प्रारंभ किया गया। गवर्नर को जो विषय दिए गए, गवर्नर को जो विषय दिए गए उसको आप यूं सोचिए, यूं याद कीजिए कि गवर्नर को जो काम दिए गए, गवर्नर ने इन कामों को दो भागों में बांट दिया, एक आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। राजेंद्र जी चौधरी कह रहे हैं सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। हाँ, यही बात है, इंग्लिश में रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड विषय कहते हैं, एकदम बात सही कह रहे हैं। लुम्बाराम जी, गवर्नर आज के राज्यपाल के समान ही था, एकदम बात सही है। हस्तांतरित कार्य का अर्थ का मतलब है कि गवर्नर को जो काम दिए गए, गवर्नर ने किसी और को दे दिए, तो उन्होंने क्या कर दिए? हस्तांतरित कर दिए। किसको कर दिए? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को कर दिए। एक प्रश्न पूछा था अभी बैरवा जी ने कि पॉलिटिकल एजेंट और गवर्नर एक ही होते थे? जी नहीं, गवर्नर देशी राज्यों में नहीं होते थे, पॉलिटिकल एजेंट होते थे देशी राज्यों में, और गवर्नर जो है अंग्रेज भारत में होते थे साथियों। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। भारत की जनता किसे चुनती थी? भारत की जनता उसे चुनती थी जो चुनाव में खड़ा होता था। चुनाव तो होते ही थे। एक प्रश्न है, सर भारत और देशों पर शासन क्यों नहीं किया? भारत ने दूसरे देशों पर शासन क्यों नहीं किया? जवाब दे दीजिए सारे मित्र। तो यहां तक समझ में आ गया 1919 के एक्ट में। साथियों नया पॉइंट और क्या हुआ, लंबे समय से कांग्रेस एक मांग कर रही थी। किस बात की मांग कर रही थी? कि लोक सेवाएं जो है उसमें भारतीयों का प्रवेश होना चाहिए। साथ ही साथ उनकी एक मांग ये भी थी कि जो लोक सेवाओं में प्रवेश की जो आयु है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, न्यूनतम आयु। और एक मांग ये भी थी कि लोक सेवाओं का परीक्षा करवाने के लिए एक लोक सेवा आयोग भी होना चाहिए। अंग्रेजों ने क्या किया? चालाकी के साथ, अंग्रेजों ने चालाकी के साथ एग्जाम इंग्लैंड में करवाए। पहले तो बड़े एग्जाम्स में, जैसे आज आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं साथियों। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, जिन एग्जाम्स की तैयारी आप आज कर रहे हैं उन एग्जाम्स में अंग्रेजों के समय में पहले भारतीयों को अलाउ ही नहीं था, भारतीयों का प्रवेश निषेध था। तो हमारी मांग थी कि हमको अलाउ करो बड़ी सेवाओं में, हमको अलाउ कर दिया, पर अधिकतम आयु इतनी कम कर दी साथियों कि हम लोग प्रवेश नहीं कर पाते थे। लेकिन हमारे देश के कई सारे ऐसे सूरमा थे जो इंग्लैंड में जाकर परीक्षा देकर वहां पर भी चयनित होकर आ गए। ऐसे लोग थे, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये सब लोग साथियों इंग्लैंड के जाकर भारत का सबसे बड़े एग्जाम को क्रैक किया था। तो क्या साथियों आज अब हमारे घर के पास में रिक्रूटमेंट एजेंसी आ गई है, क्या हम इस एग्जाम को क्रैक नहीं करेंगे? करेंगे जरूर। तो कांग्रेस की एक लंबे समय से मांग थी, क्या मांग थी? कि हमारे भारत का खुद का एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। 1919 के एक्ट के द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया साथियों। क्या प्रावधान किया गया? लोक सेवा आयोग का प्रावधान। इससे पहले कोई लोक सेवा आयोग भारत में नहीं था। ये लोक सेवा आयोग केंद्र स्तर पर होगा या राज्य स्तर पर होगा, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया। केवल लिखा हुआ था एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक, ये पहली बार 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात थी। क्या प्रश्न पूछा है? सर अंग्रेज भी चुनाव लड़ते थे, कौन रोकता है? जो भारत के नागरिक थे उस समय उन सबको चुनाव लड़ने का अधिकार था। अंग्रेज भी चुनाव लड़ सकते थे, भारतीय तो क्या लड़ते ही लड़ते थे। क्या चुने हुए लोगों की भी मंत्री परिषद होती थी क्या? हाँ, मंत्री परिषद वगैरह बननी शुरू हो गई। उन्हीं मंत्रियों को तो ये काम दिए जाते थे, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्हीं को तो हस्तांतरित विषय दिए गए थे। ठीक है,
चलिए, तो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान पहली बार किया गया साथियों, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन अंग्रेज अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ साथियों? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। मुसलमानों के लिए पहले से लागू थी, अब नए लोग और जोड़ दिए। और नए लोग कौन जोड़ दिए? सिख जोड़ दिए। नए लोग कौन जोड़ दिए? भारतीय ईसाई जोड़ दिए। नए लोग कौन जोड़ दिए? आंग्ल भारतीय जोड़ दिए, एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय जोड़ दिए। और नए लोग कौन जोड़ दिए साथियों? यूरोपियन जोड़ दिए। ये 4 नए वर्ग सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत शामिल कर दिए। इसका सीधा सा मतलब यह था साथियों, क्या था कि जिस तरह से 1909 के अधिनियम के द्वारा कुछ ऐसे स्थान बनाए गए जहां से वोट देने का अधिकार मुसलमानों को ही था, ठीक उसी प्रकार के कुछ स्थान ऐसे और बना दिए गए जहां पर केवल सिख ही वोट दे सकते थे, भारतीय ईसाई वोट दे सकते थे, आंग्ल भारतीय वोट दे सकते थे, यूरोपियन ही वोट दे सकते थे। इस प्रकार से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। ठीक है साथियों, तो मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा है कि भारतीय जनता अंग्रेजों को वोट क्यों देती थी? अरे भारतीय जनता वोट कहां देगी? कुछ ऐसे स्थान बना दिए गए जहां पर केवल भारतीय ईसाई ही वोट देते थे। कुछ ऐसे स्थान बना दिए गए जहां पर केवल एंग्लो इंडियंस ही वोट देते थे। कुछ ऐसे स्थान बना दिए गए जहां पर केवल यूरोपियन ही वोट देते थे साथियों। तो भारत की जनता तो थी, लेकिन ऐसी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बनाई कि उसमें वोट देने का अधिकार सीमित कर दिया गया। इस बात को भी आप ध्यान रखिए साथियों। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये जितने भी जो कानून बन रहे हैं, ये सारे कानून अंग्रेज भारत के लिए बन रहे हैं। लेकिन साथियों, पहली बार इस अधिनियम में देसी रियासतों के बारे में भी सोचा जाएगा। और देसी रियासतों के बारे में सोचते हुए क्या होगा साथियों? पहली बार यह प्रावधान किया जाएगा कि देसी रियासतों की समस्याओं पर विचार करने के लिए चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस, देसी रियासतों की समस्याओं पर, लिख दीजिए, देसी रियासतों की समस्याओं पर विचार करने हेतु क्या बनेगा? नरेंद्र मंडल बनेगा। नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान किया गया साथियों, पहली बार। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप ध्यान रखिएगा, उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख पहली बार कौन से अधिनियम में मिलता है? आंसर होगा 1919। देसी रियासतों की समस्या पर विचार करने हेतु नरेंद्र मंडल का प्रावधान कौन से अधिनियम में किया गया? 1919 के अधिनियम में किया गया था साथियों। यानी देसी रियासतें अब तक कहीं पिक्चर में ही नहीं थी, पहली बार देसी रियासतें शब्द का उल्लेख आया साथियों इस अधिनियम के अंतर्गत। एक प्रश्न पूछा, एंग्लो इंडियन कौन थे? एंग्लो इंडियन कौन थे क्या? एंग्लो इंडियन कौन है? बात करेंगे साथियों जब भारत में आरक्षण की बात करेंगे, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जब बात करेंगे तो एंग्लो इंडियन कौन थे उस विषय पर बात करेंगे साथियों। लास्ट पॉइंट, इस अधिनियम में लिखा हुआ था कि यह अधिनियम अपने उद्देश्यों में कितना सफल है, इसकी जांच की जाएगी 10 साल के अंतर्गत। इस अधिनियम का मूल्यांकन, अधिनियम की समीक्षा कितने वर्षों में की जाएगी साथियों? 10 वर्षों में इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है साथियों, तो इसका नाम लोक सेवा आयोग। हाँ देखिए, ये फिलहाल आप इतना ही पढ़िएगा कि 1919 के अधिनियम में जो आयोग का प्रावधान किया गया उसके लिए केवल एक ही शब्द था, लोक सेवा आयोग। वो लोक सेवा आयोग आगे जाकर किस तरह से बना उस पर बाद में बात करेंगे।
1919 के अधिनियम के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी साथियों, वो मैंने आपके सामने रखी है। आपके प्रश्न मुझे लगातार मिल रहे हैं। नरेंद्र मंडल क्या है, सरदार सिंह जी प्रश्न पूछ रहे हैं। नरेंद्र मंडल देसी राजा महाराजाओं का एक ग्रुप है जिसमें देसी रियासतों की समस्याओं पर विचार करने का काम दिया गया। अंग्रेजों के द्वारा इसका गठन किया गया, क्योंकि अब तक सारी बातें केवल अंग्रेज भारत के लिए हो रही थी। देसी रियासतों की क्या समस्या होगी उस पर विचार करने के लिए राजा महाराजाओं का जो ग्रुप बनाया गया उसका नाम था नरेंद्र मंडल। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस देख सकते हैं। क्या ऑफलाइन क्लासेस, हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी है, उसको आप देखिएगा। नरेंद्र मंडल और नरेश मंडल एक ही है, इंग्लिश में कहते हैं चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस। ठीक है, विवेक क्या कह रहे हैं, 1919 में तो अनारक्षित शब्द का उल्लेख है, फिर वो क्या है सर प्लीज। अनारक्षित का मतलब हस्तांतरित मेरे भाई, आरक्षित का मतलब जो विषय अपने पास रखे, और अनारक्षित मतलब जो विषय किसी और को दे दिए गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है साथियों। मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और संवाद वाली ये क्लास है, आपके प्रश्नों को लगातार देख रहे हैं। मेरा आपसे फिर रिक्वेस्ट वही रहेगा, आप हिस्ट्री के प्रश्न इसमें ना पूछें, प्रश्न वही पूछें जो टॉपिक से रिलेटेड हो। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री को केवल इतना ही टच कर रहे हैं जितना कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में अपने लिए आसानी हो। हिस्ट्री में मेरा खुद का हाथ तंग है, इसलिए आप वो प्रश्न ना पूछें। तो आज के लिए इतना काफी, वापस मिलेंगे साथियों कल। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।